नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ फायर ड्रैगन चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, फ़िनाइट वर्ब के बारे में, फ्रेज़ और इसकी टाइप के बारे में। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स का मीन्स अक्षर होते हैं। जिस तरह हिंदी के अंदर क ख ग होता है, एक पूरी वर्णमाला होती है, ठीक है ना, अक्षरों की। और उसी तरह हम पंजाबी की बात करें तो 35 जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी अक्षर होते हैं। इन्हीं को हम लेटर्स कहते हैं। जब ये सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिए जाते हैं तब हम उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। देखिए, आप अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, और उसकी जो लिपि है जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है वो है देवनागरी, ठीक है। और जब हम सिस्टमेटिक ढंग से उसको लिख देते हैं क ख ग को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अंदर, तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। इसी तरीके के साथ पंजाबी पंजाबी एक लैंग्वेज है, उसकी जो लिपि है वो गुरमुखी है, यानी स्क्रिप्ट। और उसकी जो वर्णमाला है, जब उसे आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं पंजाबी की लिपि को, तो उसे हम पैंती भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर 26, जिसे आप अक्षर कहते हो। जब आप इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हो तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। होप सो आपको ये पता चल गया हो कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, याद रखिए कि स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, अल्फ़ाबेट। अब बात करते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब। इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी होगी। तो इस डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड आए, एक तो सब्जेक्ट, एक फिनेटिव वर्ब। जब तक हम इसके बारे में समझ नहीं लेते तब तक हम इसकी डेफिनेशन की क्लैरिटी हमें नहीं होगी। तो चलिए हम पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। Subject. What is being talked about in the sentence is called subject. अर्थात कि जो भी वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। जिसके बारे में बात चल रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि फैन चल रहा है, फैन इज रनिंग, ठीक है, जिसका शी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसके अंदर बात हमने किसकी की? शी की, कि वह खेल रही है। और पहले सेंटेंस के अंदर हमने फैन की बात की कि फैन चल रहा है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर फैन हुआ, और सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट शी हुआ कि वह खेल रही है। उसके बाद ही इज अ डॉक्टर। तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में वाक्य के अंदर बात चल रही हो उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट हो गया। राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे से काम कर रहा है राम, ठीक है, ये इसमें लिखा है। तो किसके बारे में बात चल रही है? काम के बारे में चल रही है, राम के बारे में बात चल रही है। तो बात हो रही है यहाँ पे राम के बारे में, ठीक है जी। तो ग्रास इज ग्रोन इन द फील्ड। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? फील्ड के बारे में बात चल रही है या फिर ग्रास के बारे में बात चल रही है? तो यहाँ पे बात चल रही है ग्रास के बारे में, ठीक है जी। तो जिसकी बात हो रही हो उसी वही सब्जेक्ट कहलाता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस और आपको बताता हूँ, ठीक है जी। जैसे कि यह किताब राम ने लिखी है, यह किताब राम ने लिखी है। तो यहाँ पे बात चल रही है किताब, मैंने सबसे पहले किताब कहा कि यह किताब, बात चल रही है किताब की, कि राम द्वारा लिखी गई है या राम ने लिखी है। तो यहाँ पे बात किताब की हो रही है, तो सब्जेक्ट हुआ किताब। अगर मैं ये कहूँ कि राम ने ये किताब लिखी है, तो सबसे पहले राम आ गया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? राम हुआ, कि राम ने ये किताब लिखी है। हम राम के बारे में बात कर रहे हैं,
कि ये तो किसके द्वारा लिखी, मतलब ये राम ने लिखी हुई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ राम। चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वन हु रिसीव्स द एक्शन। ठीक है ना? सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को रिसीव करे उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या फिर ये दो सवाल के जवाब दे दे, अगर वाक्य दोनों में से किसी एक का जवाब दे दे वाक्य, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक तो व्हाट है और एक whom है। आपको अगर पता लगाना हो कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ये दो क्वेश्चन सेंटेंस को करें तो उसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे रवि लाइक्स प्रिया। तो अगर आप इसे क्वेश्चन करेंगे कि वो किसे प्यार करता है, whom के साथ, कि whom रवि लाइक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रिया को प्यार करता है। तो प्रिया क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि रवि और ये लाइक प्रिया है, और इसका प्रभाव प्रिया पे पड़ रहा है, तो प्रिया क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राम क्या कर रहा है? अगर आप इससे क्वेश्चन करेंगे व्हाट राम इज डूइंग, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल जो उसका जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट है। हालांकि ज़्यादातर मैक्सिमम तौर पे यही होता है कि आप जो क्रिया देखेंगे, एक्शन, याद रखिएगा क्रिया का होना ज़रूरी है, एक्शन का होना ज़रूरी है। वर्ब आपको बाकी सेंटेंसेस के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन एक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर क्रिया है, एक्शन है, और एक्शन के बाद में जो जितना भी आपको मिलता है सेंटेंस का पार्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मैक्सिमम तौर पे कह रहा हूँ, ज़्यादा तौर पे यही होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये मिथ ही बन चुका है कि अब वर्ब के बाद बात आने वाला जो भी पार्ट उसका होता है सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात गलत है। ठीक है जी। मैक्सिमम तौर पे जो क्रिया चल रही हो, नो डाउट कि वो ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन हर एक मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद आने वाला जो उसका पार्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये मिथ है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द मिथ, कि ये जो मिथ इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने ये कुछ मैंने सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे लिखे हैं, तो आप देखिए इन्हें। ही वर्क्स हार्ड, कि वे मतलब कि जो काम है हार्ड वर्क के साथ करता है ना, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे वर्क एक क्रिया हो गई, ठीक है ना? लेकिन हार्ड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना। यानी कि वर्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये तो इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हार्ड के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वर्क का। उसके बाद ही इज हार्ड वर्कर, तो ये भी हम उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कोई क्रिया, यहाँ पे वर्ब तो है इज आपके सामने, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद आने वाला जो पार्ट हार्ड वर्कर है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है ना, यानी विशेषण है। ठीक है जी। तो ये कोई इसका प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़ रहा है, ना पे यहाँ पे कोई एक्शन चल रहा है। हाँ, वर्ब जरूर है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। वर्ब के बाद आने वाला वाक्य जो होता है, पार्ट होता है, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और ना कोई इसका किसी का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे हम बस उसके बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ हार्ड वर्कर। दूसरी बात, योर आइडिया इज़ यूनिक, तुम्हारा आइडिया यूनिक है। तो यहाँ पे कोई क्रिया तो हुई नहीं। हाँ, लेकिन अब अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो वर्ब तो 100% है, इज एक वर्ब है। ठीक है जी। और यूनिक एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का कोई प्रभाव नहीं है किसी के ऊपर। कोई वाक्य तो है, योर आइडिया इज यूनिक। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि वर्ब के बाद का जो सेंटेंस का पार्ट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता। योर यू आर
स्मार्ट बॉय, यहाँ पे आर एक वर्ब है और स्मार्ट बॉय भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं और ना भी क्रिया का कोई प्रभाव किसी ऊपर पड़ रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट वही होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े, और वो दो में से किसी एक सवाल का जवाब दे, व्हाट और whom। अगर ये आपको मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे फेनाइट वर्ब के बारे में कि फेनाइट वर्ब होती क्या है। फेनाइट वर्ब वो होती है जो चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा जो वर्ब है वो बिहेव करती है, उसी को फेनाइट वर्ब कहा जाता है। तो मेरा एग्जाम्पल के तौर के ऊपर फर्स्ट जो सेंटेंस है आपके सेंटेंस है आई प्ले बास्केटबॉल, ठीक है जी। तो वाक्य के अंदर आई के बारे में बात चल रही, आई इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो किसके बारे में चल रही, मेरे बारे में बात चल रही है। तो आई एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। आप नीचे देखिएगा दूसरा सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। कौन खेलता है, वह। किसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में बात चल रही है। कोई तीसरा इंसान है, उसके बारे में बात चल रही है। तो वह एक सब्जेक्ट है वाक्य के अंदर, और प्लेस एक वर्ब है, ठीक है। ऊपर आपने प्ले देखा है, नीचे आप प्लेस देख रहे हो। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट आई से ही बन गया, तो उसी तरह से वर्ब भी चेंज हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने कहा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है, और टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होती है, फेनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब देखते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंगली किस तरह से वर्ब चेंज होती है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है आपके सामने, ये दिख रहे होंगे आपको सेंटेंसेस। तो पहला है ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पे राइट एक वर्ब है और ही एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात चल रही है। दूसरे सेंटेंस में ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी। जैसे ही टेंसेस कंटिन्यू में बदला, पहला सिंपल प्रेजेंट था तो ही राइट्स अ लेटर आया, ठीक है जी। और जैसे ही ये कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हुआ, तो ही इज राइटिंग, तो राइटिंग आईएनजी के साथ लग गया, ये वर्ब चेंज हो गई। जैसे ये पास्ट में गया, ही रॉट अ लेटर, तो राइट से राइटिंग फिर चेंज हुआ, काल टाइम वक्त टेंस से आप टेंस कहते हैं, पास्ट में पहुंचा तो वो रॉट हो गया। यहाँ पे परफेक्ट पास्ट के अंदर जब आया वो सेंटेंस या वक्त, तो यहाँ पे उसने इसे रिटर्न कर दिया। तो आप ये अब तक समझ गए होंगे कि जो फेनाइट वर्ब है वो चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, और टाइम के टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो चलिए हम वापस चलते हैं फ्रेज की डेफिनेशन के ऊपर। ये दो वर्ड थे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको समझाना है कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में वाक्य के अंदर बात चल रही हो, और फाइनाइट वर्ब क्या होती है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। हम फ्रेज की बारी है, तो फ्रेज की डेफिनेशन के अंदर पर हम दोबारा आते हैं और इसे समझते हैं। Phrase is a group of words which does not have its subject and finite verb. It does put forward some meaning, but not the complete meaning. तो फ्रेज की डेफिनेशन ये कहती है कि जो फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड है, अकेला नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर दो भी वर्ड आ जाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड माने जाते हैं। दो से ज़्यादा तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन अगर एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं, यानी कि जैसे हम सेंटेंसेस के अंदर बात करते हैं कि हम इसके बारे में बात कर, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट मानते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये अधूरी चीज़ है, इसका कोई सब्जेक्ट कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती। आप इसे बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अगर एग्जाम्पल आप देखें तो मेरी पहली एग्जाम्पल है योर आइडिया इज़ यूनिक, ठीक है ना। तुम्हारा आइडिया यूनिक है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे फ्रेज है योर आइडिया, ये इकट्ठा है। योर आइडिया इज यूनिक। अगर आप सिर्फ योर को हटा दें तो आइडिया ले लें तो आइडिया इज यूनिक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं मिलती। या योर को ले लें और योर इज यूनिक तो सेंस ही खत्म हो गई। ठीक है ना, ये इकट्ठे काम कर रहे हैं कि तुम्हारा आइडिया यूनिक है, यही हम कहना चाहते हैं। अगर आप इसमें आइडिया काट दें तो अकेला योर रह जाएगा, तो योर इज यूनिक क्या। और अगर आप योर काट दें आइडिया रहते तो आइडिया इज यूनिक नहीं, पर ये तो मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तुम्हारा आइडिया यूनिक है। तो ये जो कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हैं इसी को फ्रेज कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल है ही इज काइंड हार्टेड पर्सन। वो कैसा पर्सन है? काइंड हार्टेड पर्सन है। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो काइंड पर्सन है, और ये हार्टेड पर्सन तो हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो काइंड हार्टेड पर्सन है। तो ये काइंड हार्टेड पर्सन है, ये एक फ्रेज है। पर्सन एक नाउन है, इज एक वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद ही मेट मी लास्ट वीक। ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात चल रही है, मेट एक वर्ब है। ठीक है जी। और लास्ट वीक आप जो देख रहे हैं ना, ये अभी मैं टाइप्स कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये लास्ट वीक है, ये एक फ्रेज है, ये दोनों के कम्बिनेशन से बना है। अब जब अगर आप इन सबको देखो, ऐसे अभी योर आइडिया, तो इसका तो कोई अपना कोई सब्जेक्ट है नहीं ना, ये तो दो ही वर्ड्स हैं। ये खुद एक सब्जेक्ट दोनों मिलके बने हुए हैं कि किसके बारे में बात चल रही है, आइडिया की, तुम्हारे आइडिया के बारे में बात चल रही है। ठीक है ना, ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है जी, इसका अपना कोई सब्जेक्ट या आपको यहाँ पे फेनाइट वर्ब इसकी कोई दिख रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रही होगी, और है ही नहीं, दिखेगी कहाँ से। दूसरी बात, काइंड हार्टेड पर्सन, ये जो दो लफ्ज़ है इसके की कोई अपने कोई सब्जेक्ट है नहीं। हाँ, लेकिन ये योर आइडिया और काइंड हार्टेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं ना, कि कुछ किसी आइडिया के बारे में, किसके, तुम्हारे आइडिया के बारे में। क्या मगर अगर मैं योर आइडिया देन व्हाट, नहीं योर आइडिया एक इंफॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं। मतलब योर आइडिया, व्हाट योर आइडिया, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है। अगर हम मतलब ये दोनों वर्ड्स इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। यही हमने फ्रेज की डेफिनेशन के अंदर लिखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसकी फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। ये कुछ मीनिंग तो बताते हैं लेकिन पूरी तरह से मीनिंग को नहीं बताते। इस तरह काइंड हार्टेड, ये समझ आ रहा है काइंड हार्टेड है, लेकिन कौन है, क्या है, अधूरी इंफॉर्मेशन देता है फ्रेज। लास्ट वीक, क्या लास्ट वीक, ठीक है ना जी। तो वो ये हालांकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पे आप थर्ड सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो हैज़ बीन वर्किंग, ये जो आप पूरा फ्रेज देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि एक से ज़्यादा वर्ड आए तो उसे हम फ्रेज कहते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट और पेनेटिव वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो ये एक वर्बल फ्रेज है। हैज़ बीन, ये तो वर्ब भी है ना, टेंसेस के अंदर जानते हैं, और वर्किंग भी एक वर्ब है। तो ये पूरी की पूरी ये वर्ब ही है सारी, हैज़ बीन वर्किंग, ये वाला। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हों तो, ठीक है ना। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इज़ और गोइंग ये दोनों मिलाकर ही एक वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब तो है ही ना, जब हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं, तो पूरी के पूरा फ्रेज हो गया। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इज़ और गोइंग ये एक फ्रेज है। ठीक है, दो वर्ड से इसे वर्बल फ्रेज कहते हैं। वर्ब है इसलिए वर्बल फ्रेज। ठीक है ना, एक वर्ब नहीं है, एक वर्ब से ज़्यादा वाक्य आए हुए हैं। इसी जैसे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग, तो वर्ब के ज़्यादा वर्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, इसके वर्ड के कॉम्बिनेशन को फ्रेज कहते हैं। तो ये तीनों मिलके बन गए फ्रेज हैज़ बीन वर्किंग। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो, फ्रेज के बारे में पता चला हो। और अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। और आपने टाइप्स वैसे कोई ख़ास चीज़ है नहीं, मैं पढ़ा तो मैं आपको दूंगा, समझा आपको दूंगा, लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है
कि फ्रेज क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। तो चलिए अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेज की कुल 6 टाइप्स होती है। एक नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, वर्बियल फ्रेज है और फ्रेजल वर्ब है। तो ये कुल मिला के 6 टाइप्स होती हैं फ्रेज की। तो पहला है नाउन फ्रेज। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। योर आइडिया इज यूनिक। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ योर आइडिया की, तुम्हारे आइडिया की। योर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना अकेले आइडिया की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों के इकट्ठे कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, योर आइडिया। पहले मैंने आपसे कहा है कि एक से ज़्यादा वर्ड हो तो वो एक ग्रुप बनता है और एक फ्रेज बनता है। तो यहाँ पे पूरा एक वाक्य है, योर आइडिया इज यूनिक। इज एक वर्ब है, यूनिक एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण, एक विशेषता है। और योर आइडिया इकट्ठे की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आइडिया। तो ये एक फ्रेज बन गया, 2 वर्ड है और एक नाउन है, नाम की तरह है। तो फिर योर आइडिया इज यूनिक, तो योर आइडिया एक नाउन फ्रेज है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो एक सेंटेंस आपके सामने और रखना हो। द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द 20th सेंचुरी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो वॉज है ये एक वर्ब है, और वर्ब से आने वाले जितने भी पहले कितने ज़्यादा आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारा ये फ्रेज है। फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ word which does not have its own subject and finite verb। तो यहाँ पर आप अपने वर्ड दे रहे हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 20th सेंचुरी। तो ये सारा का सारा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, इसके बारे में बात चल रही है डिस्कवरी ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इवेंट घटना, ठीक है, घटना थी। वॉज वर्ब है, तो और वर्ब से आने वाला सारे के सारे जो वर्ड फ्रेज है, पूरा पूरा इसे फ्रेज कहेंगे। ठीक है जी। होप सो आप इतना समझ गए हों, आप समझ पाए हों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं ये एग्जाम्पल के साथ। ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है जी। तो किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, ही की वह, वर्ब इज है और काइंड हार्टेड एक विशेषता है, विशेषण है। तो पर्सन एक नाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया काइंड हार्टेड, क्योंकि ये आपका पर्सन एक नाउन हो चुका है। उससे पहले ही एक सब्जेक्ट से बात चल रही है, इज वर्ब है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये 2 वर्ड्स का है, काइंड हार्टेड। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एक से ज़्यादा वर्ड है इसके अंदर, तो ये फ्रेज बन गया। और विशेषता है तो ये एडजेक्टिव हो गया। होप सो आपको इतनी बात समझ में आई हो, आप समझ पाए हो कि एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। और अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर। ठीक है जी, कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो आई मेट यू लास्ट वीक, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। लास्ट वीक एक से ज़्यादा वर्ड है, तो ये एक एडवर्बल फ्रेज है जो ऑफ टाइम है, जिसके अंदर टाइम के ना वीक, लास्ट वीक, तो वीक एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। अब बात करते हैं वर्बल फ्रेज, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की हुई है। ठीक है जी। यू विल कंप्लीट द कोर्स इन 5 मंथ्स या 6 मंथ, ठीक है ना। और उससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया हुआ है कि जो ये जो वर्ब आप दिख रहे हैं, जैसे ये विल कंप्लीट, ठीक है नहीं, और ये विल भी कंप्लीट, कुछ भी ऐसा आ जाए जैसे पीछे भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ब के कम्बिनेशन से बने हुए हैं, ठीक है ना। विल कंप्लीट, विल और कंप्लीट दोनों वर्ब ही हैं। विल इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर के अंदर होगा, ठीक है ना। तो होप सो आप ये समझ गए हो, है ना। इज आर एम के अंदर जैसे आई एन जी कंटिन्यूस के अंदर चले तो इज, और जो वर्ब मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इज और गोइंग दो कॉम्बिनेशन के साथ बने हुए वर्ड से एक फ्रेज है, इसे हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। वर्ब भी है तो वर्बल फ्रेज हो गई, ठीक है ना जी।
ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी है, तो होप सो ये आप समझ में आपको आ गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब के ऊपर। तो जैसे ये अप गिव अप, ठीक है जी। तो पहले जब मैं पढ़ता था इंग्लिश, तो मैं गिव और अप को डिफरेंट लेके चलता था कि गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर। ठीक है जी। तो मुझे लगता था कि ये मतलब ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे पता चलता है ये एक वर्बल फ्रेज है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, गिव और अप, और इसका एक डिफरेंट ही मीनिंग है, छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक है ना, क्विट कर देना। तो वीडियो गेम आप क्विट कर देते, खेलते खेलते करते क्विट की ऑप्शन आती है, उसका मतलब गिव अप, छोड़ देना, गिव अप करना। पुट ऑफ, बुझा देना। पुट एंड ऑफ, ये दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से भी बना हुआ है पुट ऑफ। ठीक है नी। इस तरीके से आपको बहुत से और भी वर्ड मिल सकते हैं जो फ्रेजल वर्ब होंगे, जो जिसके हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ना कि गिव एक वर्ब है और उसके साथ अप लगा दिया है, तो ये फ्रेजल फ्रेज तो बन ही गया, तो ये इसका एक डिफरेंट ही मीनिंग निकल आया। ठीक है, ये यूज टू, इस तरह था ना कि यूज तो जो चीज़ काम में आती है, यूज वो हो गया। ठीक है ना। और टू तो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, टी ओ टू, लेकिन यूज टू अगर आप इकट्ठा यूज करेंगे ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है कि वो इसका आदि हो गया, यूज टू हो गया। ठीक है ना। और जैसे हम यूज़ करते हैं क्या, यूज टू बी अ टीचर, कि मैं टीचर रहा करता था या हुआ करता था। तो यूज टू का मतलब वहाँ पे यूज़ करना नहीं है, वो यूज टू इकट्ठा है। इसका अर्थ ये है कि मैं हुआ करता था, आई यूज टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर हुआ करता था। अच्छा, यूज टू जैसे इससे पहले मैंने वो समझाया कि वो यूज टू हो गया, चीज़ का आदि हो गया, ये भी होता है। ठीक है ना। तो यही ध्यान में रखना आप। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। तो मैंने अब तक ये आपको टाइप्स वगैरह सब करवा दी हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाउड्स के बारे में। ठीक है ना, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और आपको और भी समझाने की मैं कोशिश करूँगा, फिर सेंटेंसेस के बारे में बात करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और धन्यवाद। आप बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये हेल्पफुल हुई हो, तो बस यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी बताएं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।